देखो, कब्ज में व्यक्ति 2 या 3 दिन से मल विसर्जन करने यानी लैट्रिन करने नहीं जा पाता है। ये 2 या 3 दिन से हो जाते हैं ऐसे कुछ, ठीक ना। तो जब वो मल विसर्जन करने या लैट्रिन करने जा रहा है तो बहुत कम मात्रा में कम मात्रा में मल निकलता है या फिर सूखा हुआ आता है। इसमें क्या रहता है कि जो शौच है वो साफ नहीं हो पाती है ना। इसके कारण रोगी को लगता है उसका मतलब पेट सही से साफ नहीं हो पा रहा है और आंतों में खुश्की सी लगती है, ठीक ना। तो इस तरीके से रहता है, ठीक ना। तो इसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसमें मुख्य रूप से बात करें तो आंतों की गति कम होने से क्या होता है कि कब्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मानो कि विद्युत चक्की का जो चिकना महीन आटा है, जो अपन इलेक्ट्रिकल वाली जो अपनी मशीन है, वो चक्की है, जो आटा चक्की जहाँ से अपन पिसवा के आते हैं, तो बिना छिलके की अगर दाल खाएं, पॉलिश की हुई अपन चावल खाएं, ठीक है ना। चोकर, अगर चोकर आटा के अंदर चोकर नहीं है ऐसा कुछ खाएं, ठीक है ना। छिलके निकाल कर बनाई हुई सब्जी, रेसा रहे तब पुनः आहार खाएं जिनमें रेसे नहीं है। इनका इस्तेमाल अगर हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे कब्जियत आ जाती है जी, सच बात है, ठीक है ना। एक और समस्या है कि अगर हम लोग पानी कम पी रहे हैं, और पानी कम पीने से भी ये समस्या होती है। अगर पानी कम पी रहे हैं ये भी ठीक है, और अगर जीवन में अपन लोग परिश्रम भी नहीं कर रहे हैं, मतलब मेहनत नहीं करते और बस खाते रहते हैं, ठीक है ना, तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जनरेट हो जाती है कि हम लोग अकर्मण्य जीवन जी रहे हैं, तो तभी ऐसी स्थिति होती है। और या फिर हम देखें कि कुछ लोगों को देखा होगा तुम लोगों ने, मल त्याग के लिए करने जाना है तो उन्हें पहले चाय पीना है या फिर बीड़ी सिगरेट पीना है, तो उसके ये आदत पड़ गई है उनको। बार बार कुछ लोग ऐसे होते हैं बार बार जुलाब लेते हैं जिससे उन्हें मल त्याग करने की आदत पड़ जाए, ठीक ना, हो पाए, बार बार जुलाब लेना पड़ता है उन्हें, ठीक ना। तो चिंता, भय, क्रोध, ये सब मानसिक कारण भी हो सकते हैं इसके पीछे। कोई लंबी बीमारी भी हो सकती है, कोई लंबी बीमारी हो, ये भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने वाले लोग हों, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो तो ये तब भी ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। या फिर बहुत ज़्यादा जैसे बात करें जाए कि या फिर अपन लोग सही तरीके से पर्याप्त आहार भी नहीं ले रहे हैं, तो इन सभी कारणों से क्या रहता है, किसी न किसी कारण से कब्ज होने की संभावना रहती है। बात क्लियर है कि नहीं जी? चीज है, ठीक ना। ओके। अब देखो, रोगी के जो प्रमुख लक्षण रहते हैं वो रहता है, रोगी का देखो सिर भारी सा रहता है, मल त्याग सही तरीके से नियम पे नहीं कर पाता है। रोगी मल त्याग के लिए शौचालय में बड़ी देर तक बैठ रहता है, बहुत देर तक बैठ रहता है। उसे मल त्याग के लिए बार बार जोर लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत मल त्याग कर पाता है। मल उसका काला, सख्त, दुर्गंधित होता है। कभी कभी मल काष्ठ की तरह, लकड़ी की तरह, बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल बकरियां करती हैं उस तरीके से करता है, ठीक है ना। तो मल त्याग प्रतिदिन नहीं होता है, देखो हर दिन नहीं कर पाता है बंदा। रोगी को मल त्याग के लिए बार बार जुलाब लेना पड़ता है, या फिर किसी किसी रोगी को तो बार बार सिगरेट लेता है, चाय लेता है, तो इस तरीके से वो मल त्याग करता रहता है, ठीक है ना। तो मल त्याग अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में होने के कारण क्या रहता है, पेट साफ नहीं हो पाता है। और पानी जरूरत पड़ती है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो कह रहा है पानी ज़्यादा पीना चाहिए। गर्म पानी पियो, सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, सही बात है, ठीक है ना। गर्म पानी पियो, ठीक है ना, थोड़ा सा गुनगुना टाइप का। देखो कई बार तो क्या रहते हैं कि हाजत रहती है, मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, किंतु काफ़ी देर तक अगर हम लोग बैठे रहने का क्या मल नहीं होता है, तो बहुत दिनों तक कब्ज रहने पर रोगी को क्या होता है कि कई बार ऐसी बीमारी जैसे बवासीर टाइप की या गुदरसी टाइप की बीमारी या ऐसे टाइप के रोग भी लग जाते हैं। ये भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। देखो, मल त्याग को दूर करने कर कब्ज की दवा देते हैं चिकित्सा विधि में। क्या मल त्याग को दूर करने के लिए कब्ज की दवा दी जाती है। नए जैसे कोई नया रोग, ये नया शुरुआत हुई है, तो उसमें आहार खाना वाने से भी करके देखो, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके रोग को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, दवाई बाद में कर लेनी चाहिए। प्राय इसमें रहता है कि दवा देने की आवश्यकता होती नहीं है, पर फिर भी अपन दवा ले सकते हैं। पुराने रोग में जैसे काफ़ी पुराना टाइम हो गया कि बहुत टाइम से ठीक नहीं हो पा रहा, तब फिर दवाई लेने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक ना। तो उसमें दोनों ही चीज़ें करो, अपनी रूटीन भी चेंज करो और भाई साहब दवाई भी लो। दाएं हाथ से पेट पर, जो दाएं हाथ है अपना, ठीक है ना, दाएं हाथ से पेट पर नीचे से ऊपर की बड़ी हाथ की हल्की मालिश करनी चाहिए। जैसे अपन क्या करें, जैसे हाँ, ठीक ना, जैसे अपना ये हो गया नहीं, ठीक है ना। जी अपना दायां हाथ है, ठीक है ना, जैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दायां हाथ है, दायां हाथ से पेट को हल्का सा ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे करके मालिश करनी चाहिए, हल्के ऐसे ऐसे करके मालिश करनी चाहिए। तो इससे क्या है, कब्जियत वगैरह ये सब चीज़ें भी दूर हो जाती हैं, ऐसा रहता है। सुबह उठ के क्या कर रहे थे, देखो ध्यान से देखो, हर दिन जैसे उठ के अपन लोग ठंडा पानी पी रहे हैं या फिर गुनगुना पानी पी लो, है ना। सर्दियों में ठंडा पानी, गुनगुना पानी पी लो, गुनगुना पानी में हल्का सा गुनगुना पानी पी लो, ठीक है ना। और थोड़ा जल्दी नहा लिया करो, मतलब जैसे थोड़ा सा टाइम आता है तो जल्दी नहा लिया करो, नहाना जल्दी चाहिए, ठीक है ना। और कब्ज में क्या रहता है, एक चीज़ देखनी चाहिए कि हमें जो पका जो अमरूद रहता है, जैसे वो पके अमरूद हैं,
उबली गाजर हैं, पपीते हैं, ठीक है ना, इनको अपन को खाना चाहिए, ये सही रहता है। हरे पत्ते वाली जो भाजी है या फिर उसका जो सूप है, शाम को भोजन के साथ लेने से क्या रहता है कि मल त्याग खुल के होने लगता है। ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए हमें, ठीक है ना। और पेट साफ रहने लगता है। देखो बासी जो बात वाली चीज़ें हैं, जो बात करने वाली चीज़ें हैं, या चिकना या तला हुआ खाना है, वो सब खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। हल्का सादा और पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए अपन लोगों को। तो दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, हम लोग इस आयुर्वेदिक दवाइयाँ काफ़ी सारी हैं, जैसे लेक्सोरेन है, रेक्टा केयर है, ठीक है ना, मैकलेक्स है, डीलेक्स है, लेक्सोलेन है, रेगुलेक्स है, विरेचनी है, जुलाविन है, हैप्पीलेक्स है, हेरोलेक्स है, लैक्जेटिव्स दवाइयाँ आती हैं जो झंडू की आती है ना, और शरद वैदि वाटिका अगर क्या आती है धन्वंतरी की, अभ्यासन आती है झंडू की, ये सारी अलग अलग दवाइयाँ हैं, ठीक है ना। और सिरप, अगर सिरप्स के बारे में चर्चा करें तो सिरप्स भी अपने जैसे लेवोमेन काफ़ी फेमस सिरप है, मैंने कई बार चर्चा कर दी है लेवोमेन के बारे में। लेवोमेन है, लेवोमेन ड्रॉप्स हैं, पेडिलेक्स पार्ट है, ठीक, पेडिलेक्स फोर्ट है, लिबरॉल है, बैद्यनाथ की आती है लिबरॉल, तो ये सारी है। और अगर हम चिकित्सा की चर्चा करें, कि चिकित्सा के बारे में चर्चा करें, तो ये इस तरीके से समझना चाहिए हम लोग बात को कि ईसबगोल ले लो, 2 चम्मच ईसबगोल ले लो सोते समय। ईसबगोल तुमने सुना होगा, मिलता है जी, ईसबगोल ले लो 2 चम्मच ले लो सोते समय, 1 कप दूध में डाल के रोज़ लो, तो उससे क्या रहता है कि अपने सुबह बिल्कुल दस्त साफ हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो 2 चम्मच ईसबगोल, ठीक है ना, रात को सोते समय दूध में डाल के पी लेना है। अगर और एक और तरीका है, 1 बड़ा गिलास गर्म दूध लो, 1 बड़ा गिलास लो गर्म दूध, ठीक है ना, उसमें 1-2 चम्मच, 1 बड़ा गिलास लो, 1-2 चम्मच उसमें शुद्ध घी मिला लो, उसमें घी मिला लो, ठीक है ना, सोते समय पी लो, तो उससे भी अच्छा साफ हो जाता है पेट वगैरह, ये चीज़ रहती है। और कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो चरक कंपनी की एक आती है रेगुलेक्स, उसकी एक गोली ले लो, हर्बोलेक्स एक टिकी आती है हिमालय की, मिला के रात को सोते समय ले लो, ठीक है ना, तो उससे गर्म दूध या जल के साथ दे दो तो ये भी ठीक रहता है। जो अधिकांश रोगी हैं, आधुनिक उपचार की बात करें, जो अधिकांश रोगी हैं वो नियमित मलत्याग की आदत डालने और आहार में जो रेशों का तो वो प्रावधान कर ले, वो ठीक रहेगा। जैसे कि दस्तावर जो दवाइयाँ हैं जिन्हें कहते हैं पर्गेटिव्स कहते हैं, उनको अगर आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें तब तो ठीक है, लेकिन इनकी आदत नहीं डालनी चाहिए इंसान को। साधारणतः तो सीधी बात करें तो ईसबगोल ले लो, 2 या 3 चम्मच रात को सोते समय दे दो, वो बहुत फायदेमंद चीज़ है, वो लेना चाहिए। एक तरल पैराफिन आता है, लिक्विड पैराफिन आता है, 10 से लेकर 30 ml, अपन 2 से 6 चम्मच, मतलब कुछ दिनों के लिए अंतराल में अगर देकर दिया जाता है तो शक्तिशाली चिरकारी जो कब्जियत हो, पुरानी कब्जियत हो, मैग्नीशियम सल्फेट ले लो, 2 से लेकर 12 ग्राम तक दिया जा सकता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ले लो, जो हल्का दस्तावर होते हैं उनमें 2 से लेकर 4 चम्मच सोने के समय। यदि मलमलाशय अथवा आंत में फंस जा रहा है और ग्लिसरीन तो फंस जाए तो ग्लिसरीन लो, क्या नाम था, ग्लिसरीन सपोजिटरी करके आता है, उसको ले सकते हैं, ठीक ना। या फिर ग्लिसरीन तथा जैतून का तेल आता है, जैतून का तेल, ठीक ना, एनीमा है ना, एनीमा तेल का एनीमा आता है, जैतून के तेल का एनीमा आता है ना, या साबुन पानी का एनीमा होता है, साबुन पानी का एनीमा, वो भी दिया सकता है, उससे भी साफ हो जाता है। देखो हॉस्पिटल्स वगैरह में यही साबुन पानी का एनीमा इस्तेमाल करते हैं सब लोग। आजकल बाजार में बहुत सारे बने बनाए एनीमा आने लगे हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक के पैकेट में घोल भरा रहता है प्लास्टिक के पैकेट में, और उसमें एक नली लगी रहती है। रोगी को लिटा दिया जाता है, पूरा घोल नली के द्वारा उसके गुदा मार्ग में डाल दिया जाता है। इससे क्या रहता है, इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं से भी लिया जा सकता है। प्रैक्टोक्लस नाम से, प्रैक्टोक्लस एनीमिया, या फिर कहें कि डल्कोलेक्स करके आता है, डल्कोलेक्स जर्मन रेमेडीज के हैं, वो अच्छे एनीमा आते हैं, तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर एनीमा द्वारा भी मल नहीं निकल रहा तो फिर भाई साहब अंगुली के द्वारा अपन को सख्त मल को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी भी जो कायिक व्याधि है, जैसे बवासीर, बगंदर, अर्बुद, इस टाइप की बीमारी है, का उपचार अपन को शल्य चिकित्सा से ही हो पाता है, इन्हीं के द्वारा होना चाहिए। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी से ही हो पाता है। ओके, तो फिर आज मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में चर्चा किया, मैंने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया आपको कि किस तरीके से क्या करते हैं। मैंने छोटा सा मैं सारा एक बार बोल देता हूँ कि अपन को मेनली अपन लोग क्या करते हैं। आपने समझा कि कॉन्स्टिपेशन यानी वो खुल के लेटरिन नहीं कर पा रहा है, सीधी बात है, खुल के फ्रेश नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मैंने बोल दिया कि अगर अपन को खाने वाने में थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो अपन को क्या करना चाहिए कि अमरूद खाओ, और पके हुए अमरूद खाओ, और उबली हुई गाजर खाओ,
और पपीतल। और अगर हाथों से इस तरीके से पेट पे इस तरीके से मालिश करनी चाहिए। और मैंने दवाइयों के बारे में भी बताया, जैसे डेल्कोलेक्स वगैरह ये सब बताया। मैंने बताया कि जो मॉडर्न वे में हम लोग क्या करते हैं, एनीमा का इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ है कि सिरप्स वगैरह भी मैंने बता दिया, सिरप्स वगैरह का भी बता दिया मैंने। और जैसे मैंने ईसबगोल ये बहुत बढ़िया है कि अपन लोग क्या करते हैं, गर्म दूध के साथ, थोड़ा सा दूध के साथ अपन लोग 2 चम्मच ले सकते हैं। तो फिर कल फिर से एक नए पेट से जुड़े किसी रोग के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड। ठीक है ना? इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।